कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जैसे हमने कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक के केस में ड्रॉ किया था कि इनपुट पैरामीटर्स लिए थे, तो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे, डिफरेंट वैल्यूज जो कांस्टेंट रखेंगे वो आउटपुट के किसी एक पैरामीटर को लेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज के डिफरेंट वैल्यूज़ पर हम इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्टेन करने के लिए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रहेगी फॉरवर्ड बायस जंक्शन डायोड के अकॉर्डिंग, कि जैसा हमारा पीएन जंक्शन जो फॉरवर्ड बायस में होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। जैसे हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो ड्रॉ किया था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, उसके केस में हमने पढ़ा था कि अर्ली इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो अर्ली इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। तो यहाँ पर अर्ली इफेक्ट का कॉन्सेप्ट वही है, पर वहाँ पर हमने कॉमन किया था बेस को, उसके अकॉर्डिंग हमने एमीटर पे क्या वेरिएशन आ रहा था वो देखा था। यहाँ पर हमने कॉमन किया है एमीटर टर्मिनल को, क्योंकि हम कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर कॉमन जो एमीटर है वो एमीटर टर्मिनल कॉमन है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो इनपुट करंट है वहाँ पर हमारा इनपुट करंट एमीटर करंट था, तो हमने वहाँ पर एमीटर में क्या चेंज हो रहा था वो देखा था। इस केस में कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो इनपुट करंट है वो हमारा बेस करंट है। तो बेस करंट केस में हमारा क्या वेरिएशन होगा उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के एक जंक्शन जो एमीटर जंक्शन है वो आपका फॉरवर्ड बायस रहेगा, कलेक्टर जंक्शन जो है वो आपका रिवर्स बायस रहेगा। उस केस में जब आपने कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया हुआ है तो जो आपका डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ वेरी करेगा। डिप्लीशन विड्थ कैसे वेरी करेगा कि जो आपका बेस है, बेस की डोपिंग बहुत कम होती है, बेस की डोपिंग कम होती है तो वहाँ का जो डिप्लीशन विड्थ होगा इन कंपेरिजन टू कलेक्टर ज़्यादा होगा। तो अगर हम कह दें कि जो टोटल विड्थ है हमारा, जो बेस का टोटल विड्थ है वो हम WB मान रहे हैं, मतलब बेस विड्थ मान रहे हैं। रिवर्स बायस किया है, रिवर्स बायस करने के अकॉर्डिंग जो हमारा डिप्लीशन विड्थ है वो W है, कि यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं है, सिर्फ आयंस हमारे पास बचे हुए हैं। तो यहाँ का जो विड्थ है वो हमने उसको W से डिनोट किया हुआ है। और जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो पा रहा है, जहाँ पर हमारे चार्ज कैरियर्स भी आ सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रिकम्बाइन कर सकते हैं, तो उस विड्थ को हमने कहा है W इफेक्टिव। मतलब कि ये इफेक्टिव विड्थ है जहाँ पर डिप्लीशन विड्थ नहीं है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है, चार्जेस एमीटर से बेस में आ सकते हैं और रिकम्बाइन कर सकते हैं। ये वो केस है जब हमने एक रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया हुआ था। उस रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करने के केस में हमारा डिप्लीशन विड्थ का क्या सिनेरियो था वो हमने देखा। लेकिन जैसे ही हम इस रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा डिप्लीशन विड्थ वेरी करना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है बेस विड्थ, टोटल बेस विड्थ जो निकलेगा वो सम ऑफ इफेक्टिव बेस विड्थ और जो विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ है, इसका इक्वल निकलेगा। तो बेस विड्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव विड्थ प्लस W। अगर हम यहाँ से इफेक्टिव विड्थ निकालने की कोशिश करें कि कहाँ जितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो जो एरिया है वो निकालने की कोशिश करें, तो वो हमारा निकल के आएगा बेस विड्थ माइनस विड्थ जो डिप्लीशन विड्थ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो अब देखिए हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर पे हम आउटपुट का जो इक्वेशन निकालेंगे, आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन निकालेंगे वो क्या निकल के आएगा। आउटपुट वोल्टेज जो है हमारा कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को अगर हम देखेंगे तो वो हमारा इक्वल है बेस कलेक्टर बेस वोल्टेज प्लस बेस एमीटर वोल्टेज VBE, VCB प्लस VBE इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज है आपका VCE इज इक्वल टू VCB प्लस VBE। ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका बेस कलेक्टर वोल्टेज और एमीटर कलेक्टर वोल्टेज है। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, इसका इक्वेशन ही निकल के आया है। ये आपका इक्वेशन निकलेगा जो आपका ट्रांजिस्टर है, जो आपके 3 टर्मिनल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट टर्मिनल क्या निकल के आता है वो आपका निकल के आता है VCE, और इनपुट पे आपका क्या रहता है बेस। यहाँ पर हमने एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया हुआ है, तो उस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज निकल के आया है VCE इक्वल टू VCB प्लस VBE निकल के आया है। अब हम देखते हैं कि जब हम आउटपुट वोल्टेज को वेरी करेंगे, क्योंकि रिवर्स बायस वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज को जब आप वेरी कर रहे हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज को जब आप वेरी करेंगे, अगर आपने VCE को वेरी किया, VCE को जितना आप वेरी करेंगे तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं जितना आप VCE को बढ़ाएंगे उतना ही आपका VCB बढ़ेगा। जो आपका कलेक्टर एमीटर वोल्टेज आप जितना बढ़ा रहे हो उतना ही आपका कलेक्टर बेस वोल्टेज भी बढ़ेगा। कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ने का मतलब क्या है कि आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपका जो ट्रांजिस्टर है उसको आपने कलेक्टर बेस जंक्शन जो है उसको रिवर्स बायस किया हुआ है। तो इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हो कि एमीटर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ाने से जो आपका रिवर्स बायस वोल्टेज है वो बढ़ रहा है,
जब रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लीशन विड्थ जो है आपका वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब डिप्लीशन विड्थ बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहाँ से जो डिप्लीशन विड्थ अभी यहाँ पर वो डिप्लीशन विड्थ शिफ्ट हो जाएगी। जब डिप्लीशन विड्थ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि जो आपका एरिया है डिप्लीशन विड्थ का वो बढ़ जाएगा। डिप्लीशन विड्थ का जब एरिया बढ़ जाएगा तो हम देख पाएंगे कि अब ये जो डिप्लीशन विड्थ है हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर के आ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होकर के आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास केवल आयंस बचेंगे। जब यहाँ पर केवल आयंस बचेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब कि जो चार्ज कैरियर्स यहाँ पे अभी जब आपका विड्थ जब आपने रिवर्स बायस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, जब आपका विड्थ डिप्लीशन विड्थ आपका इतना था तो ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आपके रिकम्बाइन कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आप कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाते हो, कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ाने के साथ साथ आपका जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ता है। जब डिप्लीशन विड्थ आपका बढ़ेगा तो जो आपका रिकॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब कि कम चार्ज कैरियर्स यहाँ पर आकर के रिकम्बाइन कर पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास जो एरिया बचा है रिकॉम्बिनेशन के लिए, जो आपका इफेक्टिव विड्थ है वो कम हो गया है। इस इक्वेशन से हम देख भी पा रहे हैं कि डिप्लीशन विड्थ अगर आप बढ़ा रहे हो, डिप्लीशन विड्थ अगर हमारा बढ़ रहा है तो जो हमारा इफेक्टिव विड्थ है वो कम हो जाएगा। जब इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगा, इफेक्टिव विड्थ वो विड्थ है जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहा है। तो अगर रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होने वाला जो एरिया है वो कम हो जाए, मतलब कि वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ही कम हो जा रहा है एक तरीके से, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो रिकम्बाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब चार्ज कैरियर्स रिकम्बाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब जो बेस का ये पूरा लेयर है वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कम हो गया है। रिकॉम्बिनेशन कम होने का मतलब क्या है कि जो आपका बेस करंट है वो एग्जैक्टली कम हो जाएगा। तो जब रिकॉम्बिनेशन कम हो गया, रिकॉम्बिनेशन कम होने से आपका बेस करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ाया, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ जाएगा। कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ने से जो हमारा डिप्लीशन विड्थ था वो बढ़ गया। डिप्लीशन विड्थ बढ़ने से रिकॉम्बिनेशन हमारा घट गया। रिकॉम्बिनेशन क्यों घटा? क्योंकि यहाँ पर जो डिप्लीशन विड्थ था, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का जो एरिया था वो कम हो जाएगा। जब रिकॉम्बिनेशन का एरिया कम हो जाएगा तो हमारा जो बेस करंट है, रिकॉम्बिनेशन जैसे ही घटेगा हमारा बेस करंट घटना स्टार्ट हो जाएगा। और बेस करंट वो करंट है जो हमने इनपुट पे अप्लाई किया हुआ है, मतलब कि इनपुट करंट ही हमारा बेस करंट है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जब हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा इनपुट में क्या इफेक्ट आ रहा है, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट जो है हमारा वो कम हो जा रहा है। जब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, मतलब आउटपुट वोल्टेज को जब बढ़ा रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने से जो हमारा इनपुट करंट है वो घटता चला जा रहा है। तो कंक्लूजन हमारा यही निकल के आ रहा है कि जब हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को, मतलब कि जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसको जब आप बढ़ाओगे तो जो इनपुट पे जो करंट है वो घट जाएगा। इनपुट पे जब करंट घट जाएगा, या इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल हो सकता है कि जब आप अगर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को घटाओगे, तो जब कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को घटाओगे तो सिंपल सी बात है, जो आपका कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो भी घटना स्टार्ट करेगा। मतलब कि कलेक्टर बेस वोल्टेज घटने का मतलब है कि आप रिवर्स बायस वोल्टेज को घटा रहे हो। जब रिवर्स बायस वोल्टेज को घटाओगे तो जो डिप्लीशन विड्थ है आपका, जो अभी तक बढ़ाने पर बढ़ रही थी, रिवर्स बायस वोल्टेज घटाने पर आपका डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। डिप्लीशन विड्थ जब कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको रिकॉम्बिनेशन का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जब रिकॉम्बिनेशन का एरिया बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर्स एमीटर से बेस में आएंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर एमीटर से बेस में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितना रिकॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका बेस करंट है वो बढ़ जाएगा। तो वाइस वर्सा भी पॉसिबल है कि अगर आप कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो बेस करंट कम होगा, लेकिन अगर आप कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को घटा रहे हो तो बेस करंट आपको बढ़ेगा। ये केस भी पॉसिबल है। तो ये था हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि जो हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो बेस करंट और बेस वोल्टेज के बीच में, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ड्रॉ होगा। जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक डायोड जो है, डायोड जो फॉरवर्ड बायस के केस में होता है उसके सिमिलर होता है। तो अभी हमने एक वोल्टेज, आउटपुट के एक वोल्टेज को कांस्टेंट रखा, हमने एक आउटपुट का वोल्टेज लिया उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरवर्ड डायोड के कैरेक्टरिस्टिक के सिमिलर होता है। तो जो हमारा पहला, अगर हमने एक वोल्टेज ले लिया, एक वोल्टेज पर हमने फिक्स कर दिया, एक हमने हाई वोल्टेज लिया, हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को 20 वोल्ट लिया और उस वोल्टेज पर हमने एमीटर और इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ देखा तो फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगा। तो सिमिलर ऐसा ही ग्राफ हमें मिलेगा। जैसे ही हम वोल्टेज को घटाना स्टार्ट करते हैं तो हमने देखा था कि जब हम वोल्टेज को घटा रहे थे तो जो हमारा बेस करंट था वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा था।
तो जब हम वोल्टेज को घटाएंगे, अभी हमने क्या किया था कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा था 10-20 वोल्ट पे। जैसे हम घटाएंगे, जैसे ही हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को 20 से 10 वोल्ट पे फिक्स किया, जैसे ही हम कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को 20 से 10 वोल्ट फिक्स करेंगे तो हमारा बेस करंट क्या करेगा, बेस करंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आप देखिए जो आपको बेस करंट मिलेगा इस वैल्यू पे, वो आपको थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, क्योंकि कलेक्टर एमीटर वोल्टेज घटाने पे आपको बेस करंट बढ़ रहा था। ये हमने अभी अर्ली इफेक्ट के फिनोमिना से देखा था। उसके अकॉर्डिंग जब आप और कम कर दोगे, जब आप कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को और कम कर रहे हो, 10 से अब आपने 0 कर दिया, पहले आपने 20 से 10 किया था तो थोड़ा सा बेस करंट बढ़ा था, अब आप 10 से 0 अगर कर दे रहे हो, 10 से 0 करने पर जो आपका बेस करंट है वो और बढ़ जाएगा। तो आप देखिए आपको बेस करंट में वेरिएशन मिल रहा है, बढ़ के मिल रहा है। अगर आप वोल्टेज को घटा रहे हो तो आपका करंट जो है वो बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर आप वाइस वर्सा देखना चाहो तो आपका जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको ऐसा मिलेगा, जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, वोल्टेज अगर आप बढ़ा रहे हो 0 से 10 करोगे तो जो आपका बेस करंट है वो आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर बेस करंट ये था 0 जब आपने वोल्टेज लिया, उस केस में जब 0 पे फिक्स किया तो उस केस में आपका बेस करंट कुछ इतना था, हाईएस्ट था। जब आपने 10 वोल्ट की जब कलेक्टर मीटर वोल्टेज को बढ़ाया तो आपका बेस करंट जो पहले यहाँ इस पॉइंट पर था, कुछ इस पॉइंट पर आपका बेस करंट वो आप घट के इस पॉइंट पर आ गया है, तो बेस करंट आपका घट गया। नेक्स्ट जब आपने और वोल्टेज को बढ़ाया तो जो बेस करंट है वो और घट गया। तो वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो आपका बेस करंट है वो घटेगा, और अगर आप वोल्टेज को घटा रहे हैं तो बेस करंट क्या करेगा, बढ़ेगा। ये था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो पैरामीटर है वो हमें इनपुट रेजिस्टेंस के फॉर्म में मिलता है। इनपुट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकलेगा, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो हमें रेजिस्टेंस देता है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का रेशियो। तो इनपुट वोल्टेज क्या है VBE और इनपुट करंट क्या है IB, और चेंज इन वोल्टेज चेंज इन करंट मिल रहा है क्योंकि हम वोल्टेज को देख रहे हैं, वेरिएशन हमारा वोल्टेज में भी हो रहा है और करंट में भी हो रहा है। तो इसलिए चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन इनपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट एट कांस्टेंट ऑफ कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट पैरामीटर है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से जो पैरामीटर निकला है वो इनपुट रेजिस्टेंस है। इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन एमीटर के केस में 1 किलो ओम के आसपास होता है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो आउटपुट पैरामीटर्स के बीच में ड्रॉ करेंगे, आउटपुट करंट और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है उसके बीच में डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे इनपुट के किसी एक पैरामीटर के। इनपुट वोल्टेज ले सकते हैं, इनपुट करंट ले सकते हैं। एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो आपका आउटपुट करंट है वो कलेक्टर करंट है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो VCE है। तो आउटपुट पैरामीटर्स कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में ड्रॉ करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे, डिफरेंट वैल्यू पर देखेंगे। जो डिफरेंट वैल्यू, एक इनपुट पैरामीटर ले लेंगे, यहाँ पर इनपुट करंट हम मान रहे हैं, इनपुट करंट के डिफरेंट वैल्यूज़ पर आउटपुट पर क्या चेंजमेंट मिलेगा, कलेक्टर करंट पर और आउटपुट कलेक्टर वोल्टेज पे। तो उस केस में हम देखते हैं, हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो कलेक्टर करंट निकाला था उसका जो रिलेशनशिप निकाला था वो निकला था IC = बीटा IB + बीटा + 1 × ICBO। तो इस केस से हम देखते हैं कि अगर हम बेस करंट की वैल्यू में वेरिएशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वेरिएशन मिल रहा है कलेक्टर करंट में। जो हमारा आउटपुट करंट है उसमें क्या वेरिएशन मिलेगा अगर हम जो हमारा इनपुट करंट है उसमें हम वेरिएशन कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन से ये समझ आ रहा है कि जो बीटा टर्म है वो बीटा टर्म अपने आप में एक लार्ज क्वांटिटी है। तो जैसे ही ये क्वांटिटी अपने आप में लार्ज है, इस क्वांटिटी को हम जैसे बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा का पूरा टर्म बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बीटा +1 है, ये भी एक लार्ज क्वांटिटी है। तो ये कम हो कितना भी हो, लेकिन जो बीटा है आपका वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपका लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगा कलेक्टर करंट में। तो अगर हमने पहला केस माना कि बेस करंट को हम 0 कर देते हैं, बेस करंट को अगर हम 0 कर देते हैं तो जो हमारा कलेक्टर करंट होगा वो लीकेज करंट मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर के इक्वल होगा। मतलब कि जितना हमारा बीटा वैल्यू होगा उसका उस बीटा वैल्यू के प्रोडक्ट के और लीकेज करंट का जो वैल्यू है उसके इक्वल होगा हमारा कलेक्टर करंट।
मतलब कि हम थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारा कलेक्टर करंट क्या है, इतना है। अगर हम इनपुट करंट को ज़ीरो कर दे रहे हैं, बेस करंट को ज़ीरो कर दे रहे हैं, तो हमारा कलेक्टर करंट जो है वो लीकेज करंट के इक्वल हो जा रहा है मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर। अगर हमने अब बेस करंट की वैल्यू को और बढ़ाते हैं, बेस करंट की वैल्यू को अगर हम ज़ीरो से थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेस करंट होता है वो माइक्रो एम्पेयर में होता है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, इसलिए हम बहुत ही कम वेरिएशन करते हैं। तो अगर हमने 0 माइक्रो एम्पेयर से बढ़ा करके अगर हमने 0.1 माइक्रो एम्पेयर किया या 0.2 माइक्रो एम्पेयर किया या 0.3 माइक्रो एम्पेयर किया, तो आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाइड बाई दिस फैक्टर है, बीटा फैक्टर, जो कि खुद में एक लार्ज वैल्यू है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी वेरिएशन करेंगे तो जो हमारा कलेक्टर करंट है उसमें एक लार्ज वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा इस बीटा फैक्टर की वजह से। तो हम थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज हमारा अगर हम उसको बढ़ाएंगे, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बढ़ाने के केस में हमने क्या देखा था कि जो बेस करंट है वो घटेगा, बेस करंट घटेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन केस बेस करंट को अगर हम घटा रहे हैं, सपोज दैट अगर आप ऐसे देखें, बेस करंट को अगर आप घटा रहे हो, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज बढ़ाओगे तो बेस करंट आपका घटेगा, बेस करंट घटेगा। तो जब बेस करंट घटेगा तो जो आपका कलेक्टर करंट है वो इसके प्रपोर्शन में तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन हाँ वेरिएशन होगा। पर अगर अब आप देख रहे हो कि हमने कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ाया, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को बढ़ाया, तो जो आपका बेस करंट है उसमें आप वेरिएशन देखोगे। जो आपका इनपुट करंट अगर आपने एक बार ही ज़ीरो रखा है तो उस केस में आप कलेक्टर करंट को देख सकते हो कि इस फैक्टर की वजह से आपको एक वेरिएशन मिलेगा। ये जो आपका निकल के आएगा, ये जो रीजन है वो आपका क्या कहलाएगा, लीकेज करंट का रीजन कहलाएगा। ये आपका जो फ्लो हो रहा है वो लीकेज करंट इतना फ्लो हो रहा है। जैसे ही आपने बेस करंट को थोड़ा सा बढ़ाया, बेस करंट को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो जैसे ही आप बेस करंट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इस फैक्टर की वजह से आपका कलेक्टर करंट बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। तो देखिए सडनली जब आपने थोड़ा सा वेरिएशन किया बेस करंट में, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका कलेक्टर करंट है वो सडनली 5 मिली एम्पेयर के क्रॉस हो जाएगा। मतलब कि थोड़ा सा वेरिएशन किया है, 0.1 का वेरिएशन किया है बेस करंट में, लेकिन कलेक्टर करंट में एक बड़ा वेरिएशन हमें दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इस फैक्टर की वजह से। ये जो दो फैक्टर हैं वो अपने आप में बहुत ही लार्ज फैक्टर हैं, लार्ज क्वांटिटी है। इसकी वजह से जो आउटपुट करंट में जो वेरिएशन आएगा वो बहुत ही लार्ज आएगा। तो आप देख रहे हैं, इसलिए जो ग्राफ है आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। उसके बाद जैसे आपने थोड़ा सा और वेरिएशन किया, थोड़ा सा और बेस करंट को बढ़ाया, थोड़ा सा और बेस करंट को बढ़ाएंगे तो जो आपका कलेक्टर करंट है वो और बढ़ जाएगा और ज़्यादा ही बढ़ेगा। तो उस केस में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने 0.2 माइक्रो एम्पेयर बेस करंट को बढ़ाया, इनपुट करंट को बढ़ाया, आपका आउटपुट करंट में जो वेरिएशन है वो 10 मिली एम्पेयर के आसपास हो गया। मतलब कि वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो रीजन है आपका, ये रीजन कट ऑफ रीजन कहलाएगा, ये रीजन आपका सैचुरेशन रीजन कहलाएगा, और ये जो रीजन है वो आपका एक्टिव रीजन कहलाएगा। इसी रीजन में हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। ये रीजन जो है वहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर को एज एन स्विच यूज़ करते हैं। जब ट्रांजिस्टर आपका ऑफ रहेगा तो कट ऑफ रीजन में काम करेगा, मतलब कि स्विच आपका ऑफ है। जब ट्रांजिस्टर ऑन है उस केस में जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा और ट्रांजिस्टर आपका ऑन स्टेट में कहलाएगा। एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए एक्टिव रीजन, इस रीजन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो आपका आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन था वो कुछ ये था, VC इज इक्वल टू VCB प्लस PBE। इफेक्टिव विड्थ घटाएंगे, मतलब घटेगा अगर विड्थ आपका जो इफेक्टिव विड्थ है, मतलब रिकॉम्बिनेशन अगर घटेगा, इफेक्टिव विड्थ वो विड्थ था जहाँ पर आपका रिकॉम्बिनेशन हो रहा था। अगर आपका रिकॉम्बिनेशन अगर आप कम कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन कम करने का मतलब है कि आपका बेस करंट, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, बेस में हो रहा है। तो जब आपका बेस में रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है कि आपका बेस करंट कम हो जाएगा। बेस करंट तो कम हो जाएगा, कम होगा, लेकिन बीटा फैक्टर की वजह से जो आपका कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन आएगा वो एक बहुत बड़ा वेरिएशन आएगा। इस वजह से हम कह रहे हैं कि बेस करंट कम तो होगा लेकिन कलेक्टर में एक बड़ा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा हमें ड्यू टू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन की वजह से, इस फैक्टर की वजह से हमें कलेक्टर करंट में एक बड़ा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा जब हमारा बेस करंट हमारा कम हो रहा है। इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटपुट में भी एक पैरामीटर निकल के आएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस पैरामीटर। यहाँ पर आउटपुट रेजिस्टेंस पैरामीटर भी वही होगा कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट करंट। तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज VC अपॉन चेंज इन आउटपुट करंट IC का जो रेशियो होगा वो आपको आउटपुट रेजिस्टेंस देगा एट कांस्टेंट ऑफ बेस करंट और इनपुट करंट। जो आपका डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कुछ नियर अबाउट